साल 2024 का समापन होने को है और कहीं न कहीं ये पूरे साल राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बीता है। लेकिन सरकार ने जो योजनाएँ यहाँ पर संचालित की या उसकी घोषणा की, उससे पूरे देश भर में झारखंड चर्चा में रहा और जनता को लाभ जिस रूप से मिले, लेकिन राज्य पर आर्थिक भार काफ़ी बढ़ गया। हमारे साथ हैं जाने-माने अर्थशास्त्री अयोध्या नाथ मिश्रा जी। उनसे सीधे जानते हैं कि ये जो इस साल की जो करीब-करीब 4-5 योजनाएँ ऐसी चली, जिसमें सरकार ने खुल कर के जनता के बीच पैसे बाँटे, उनको लाभ पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन जो राज्य पर जो आर्थिक भार पड़ रहा है, वो किस तरह से? सर, ये जो हम चर्चा जो चीज़ों की कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है जो सरकार ने जो योजनाएँ लाई, उसका राज्य की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा? देखा जाए दो बातें होती हैं। एक तो है कि बजटरी कमिटमेंट आपका क्या है और एक है कि फ्लक्चुएटेड प्लान्स आप कितना लेते हैं। तो चूंकि इस वर्ष में 24-25 के तहत जो है चुनाव, दो चुनाव हुए और उन चुनाव में कहीं ना कहीं कमिटमेंट तो आते ही हैं। प्रकारांतर से सरकार बनने पर पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है ऑब्लिगेटरी हो जाता है, स्टेट का उसको ओन करना पड़ता है। बाकी तो अन्य पार्टियां जो हैं जो नहीं जीत पाती हैं या जो हाशिए में रहती हैं, उनके लिए घोषणाओं का कोई बहुत मायने नहीं रहता है, वो कुछ भी बोल जाते हैं। मुझे इस चुनाव के संदर्भ में भी कई छोटे छोटे राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र देखने का मौका मिला, जिसमें बेतहाशा कमिटमेंट्स थे। लेकिन जब वही पार्टी सरकार बन जाती है, सरकार बनाती है, तो उसके लिए वो चीज़, वो सारी बातें बाध्यताएं हो जाती हैं और जनता उस पर सीधा सवाल पूछने लगती है। सौभाग्य से झारखंड में एक बहुमत की सरकार बनी है और बहुत सशक्त बहुमत की सरकार बनी है। इसकी कुछ प्राथमिकताएं पहले भी परिलक्षित हो रही थी, जैसे मैया योजना की बात आपने की, और भी कमिटमेंट्स इनके आ रहे थे, गैस होगा तो बिजली होगी, तो ये अच्छी बात है। पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें जाएं। यहाँ गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों का आज भी स्तर जो है देश में काफ़ी ऊंचा है। पर कैपिटा इनकम भी यहाँ देश की तुलना में देखिएगा तो आप राष्ट्रीय एवरेज से बहुत नीचे है। राज्य का जीडीपी भी कोई बहुत बड़ा विस्तृत बितान में है, ऐसा मैं नहीं पाता हूँ। तो ऐसे में अगर डीबीटी योजनाओं को आप देते हैं जनता के लिए तो अच्छी बात है, बुरा नहीं है। हम इसको हम किसी भी तरह से इसको कंडेम नहीं करते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको इसके लिए प्रबंधन करना चाहिए, वो आर्थिक प्रबंधन करना चाहिए। बाकी किसी पर भार न पड़े और ये सारे कमिटमेंट्स आपके पूरे हो जाएं, ये आइडियल स्थिति है। उसके साथ साथ राज्य का जो ग्रोथ है, कमिटेड ग्रोथ है, जो बजट में आपने कहा है कि भाई हम 14% चाहे 15% चाहे 11% हम एनुअल ग्रोथ में अपने को ले जाएंगे, तो वो सारी परिस्थितियां बरकरार रहें और आप इसे मीट आउट करेंगे तो ये आइडियल पोजीशन है। अब रही कि ये आइडियलिज्म जो है आप कितना हद तक फॉलो कर पाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस राज्य का बजट है 1,28,000 करोड़ का। आपने उसको भी देखा होगा कि भाई हाँ हमारा प्लान कितना है, तो 79,000 समथिंग प्लान है। बाकी जो है सो हमारा नॉन प्लान का खर्च है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट आता है, लोन आता है, आदि आदि खर्च आते हैं। तो यह इस राज्य का सौभाग्य है, या जो कहिए कि हमारी कमजोरी है कि हम बहुत ज़्यादा मार्केट बोरोइंग या लोन लेकर के खर्च नहीं करते हैं। इसलिए हमारी जो ऋणग्राहिता की स्थिति है वो बैलेंस्ड है। फिजिकल डेफिसिट भी हमारा बहुत बढ़िया है, बुरा नहीं है। राज्य सरकार के साथ एक बढ़िया बात ये कही जाएगी कि इसने पिछले वर्ष कुछ
हम प्रतिवर्ष सूद ही देते हैं। पिछले वर्ष हमने कुछ मूर में भी अदा की है। तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है कि राज्य सरकार कर्ज का मूल भी अदा करे। नहीं तो यहाँ देखिएगा कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति है कि वो कर्ज ले करके सूद देते हैं। हमारे राज्य की स्थिति ऐसी नहीं है। इसका एक और कारण है बड़ा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। तो जब हम खर्च नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे पास पैसे रहेंगे। इस राज्य में तो एक बार एक वित्त मंत्री ने कहा था कि हमारा बजट सरप्लस है, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा माने नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। मैं इस बात से में विश्वास रखता हूं कि अगर सरकार प्रतिबद्धता के साथ चाहे तो अपने ग्रोथ को बरकरार रखते हुए, अपने पर कैपिटा इनकम को बरकरार रखते हुए भी इन चुनौतियों का सामना कर सकती है, बशर्ते कि उसका फिस्कल मैनेजमेंट, उसका गवर्नेंस और उसका रिसोर्स मोबिलाइजेशन बैलेंस्ड रहे। ऐसी परिस्थिति में आपको सरकार को एक सशक्त शासन देना होगा, एक कमिटमेंट पब्लिक के सामने लाना होगा और टैक्स मोबिलाइजेशन में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लाते हुए और ईमानदारी बरतनी होगी ताकि कर अपवंचन न हो। हमारे राज्य में कोई शराबबंदी नहीं है, लेकिन हम फिर भी 2000 से 25 तक में ही सिमट करके रह जाते हैं। उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें आती रहती हैं कि ये गड़बड़ी हुई, नीतिगत यहाँ कमी हुई, प्लान हुआ, ढकान हुआ, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम 4000 करोड़ रुपया उससे ला सकते हैं। ट्रांसपोर्ट है यहाँ, आप यहाँ के ट्रांसपोर्ट को देखिएगा तो आपको बड़ी माने एक तरह से दिक्कत महसूस होगी कि ट्रांसपोर्ट से हम लोग यहाँ सम्यक मात्रा में टैक्स नहीं ले पाते हैं। यहाँ की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं बगल के राज्यों में, अब उसे उठाव हो रहा है, हमें पता नहीं है या क्या है, इवेजन का सब मार्ग है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर ट्रांसपोर्ट पर भी काफ़ी हम नियंत्रण रखें तो हमारा 500-700 करोड़ रुपया रेवेन्यू बढ़ सकता है। अन्य कई चीज़ें हैं, कई बिंदु हैं जिसमें हमारा रेवेन्यू इन्हांस हो सकता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम फिजूल खर्ची को भी रोकें तो वह भी एक इनकम है ना। मिसयूज ऑफ मनी अगर हम नियंत्रित करते हैं तो दैट इज ए पार्ट ऑफ इनकम, स्टेट इनकम। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके अगर हम चलें तो हमें बहुत ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा 128,000 करोड़ में माने 1,28,000 करोड़ में जो विनियोग विधेयक हमने पारित किया है, उसके अतिरिक्त यह कमिटेड बजट, उसमें कमिटेड डिमांड अगर आता है तो हमें कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना होगा, और वह भी मिड टर्म अप्रेजल है, वर्ष के बीच में है। ऐसा नहीं है जो हम मार्च में कर रहे हैं तो हम अगले साल के बजट में उसको इनकॉर्पोरेट करके उसके लिए एडिशनल मोबिलाइजेशन का मार्ग तलाशेंगे। तो बीच में जो खर्च उत्पन्न होता है उसके लिए हमको एडिशनली व्यवस्था करनी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आदमी लोन लेता है, मार्केट बोरोइंग करता है, उधार लेता है। तो मेरे हिसाब से सरकार अभी भी अगर मितव्ययिता प्लस टैक्स मोबिलाइजेशन में व्यवस्था, एडिशनल रिसोर्स कोई हो तो उसके लिए व्यवस्था करने के बावजूद जो है मीट आउट इसमें कर सकती है। लेकिन जो सर ये 5 योजनाएं ऐसी सरकार ने हाल के दिनों में लाई जो मास लेवल पर लोगों को लाभ तो मिला, और जो इकोनॉमी कंडीशन राज्य की है जैसा आप बता भी रहे हैं और बजट में भी हम लोगों ने देखा है, ये मिड टर्म में ये चीज़ें लाई गई हैं। तो ये जो भार पड़ेगा, जैसे मैया योजना की ही यदि हम बात करें तो करीब 60 लाख लाभुक होने वाले हैं। अभी जो 18 वर्ष जो इन्होंने किया है, 21 से 18 घटाया और 50 वर्ष तक की महिलाओं को ये लाभ मिल रहा है। अभी तक 1,000 रुपये हैं, दिसंबर से 2,500 रुपये देने की योजना है और इन्होंने
इसे सैंक्शन भी किया है। 200 यूनिट बिजली फ्री, पहले 125, उससे पहले 100 यूनिट थी। जो उससे पहले का बकाया था वो माफ़ी हुई है, हज़ारों करोड़ रुपए उसमें गए हैं राज्य की। तो क्या लग रहा है कि ये जो रॉयल्टी का डिमांड है सरकार का, और जो अपना स्टेट का जो अपना रेवेन्यू मॉडल है, क्या दोनों को मीट ये कर करके ये जो डिफिसिट है, हम इसे डिफिसिट ही मिड टर्म के लिए मान सकते हैं, तो ये चीज़ें फुलफिल होगी? और ये आखिर कितना दिन कर्ज लेकर के हम मैं थोड़ा सा यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि अभी जो बजटरी प्रोविज़न है और ये जो चैलेंजिंग डिमांड्स सामने आए हैं, इस संदर्भ में केंद्र से जो मांग की बात बराबर उठते रही है उसको तो किनारे कर दीजिए, इसलिए कि वह मांग अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है कि मूल मांग क्या है, उस पर इंटरेस्ट कितना है और किस किस मद का मांग है। मैं इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ आपसे, आपको जानकारी हो तो बात अलग है। जो राज्य की वित्तीय स्थिति वर्तमान में है उसमें 6% हम बजट का खर्च करते हैं बिजली के किराए पर। तो अगर 17 आप 128 लाख करोड़ का अगर आप बजट मानते हैं तो उसका 6% तो हम बिजली खरीदते हैं। 79,000 करोड़ में हम 6% का बिजली खरीदते हैं। तो हम बिजली खरीद रहे हैं, उत्पादन करके फ्री नहीं दे रहे हैं। अगर हम उत्पादित करते और हम अपने परिवार को, अपने वंचित लोगों को बिजली देने में, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना नहीं पड़ता। मान लीजिए उस पर थोड़ा सा भार पड़ता, हम तो बिजली खरीद के बांट रहे हैं। इसी तरह से जो किसानों का ऋण माफ़ी है, पिछले वर्ष में 1884 या 85 करोड़ का माफ़ी हुआ। मोटा मोटी वही राशि इस साल भी खर्च करनी पड़ेगी, चूँकि हमने 50,000 तक परिसीमा उसकी बढ़ा दी है। तो ये सब बातें बहुत हद तक पॉलिटिकल हो जाती हैं, लेकिन अब चुनावी कमिटमेंट को बजटरी कमिटमेंट के साथ जोड़ करके चलिएगा तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा। दोनों दो बातें हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ साथ बजटरी कमिटमेंट के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, और नहीं चुनाव आयोग इसको पूछता है कि फ्रॉम वेयर यू कैन हैव, जबकि पूछना चाहिए। मेरे विचार से चुनाव आयोग को पूछना चाहिए कि भाई तुम 5 लाख करोड़ का अगर लाइबिलिटी के लिए कमिटमेंट गछ लेते हो तो लाओगे कहाँ से। लेकिन अभी डेमोक्रेसी हमारी प्रयोगवाद में चल रही है, तो धीरे धीरे ये भी कल हो सकता है जो कोई पूछे। मैं नहीं मानता कि अभी हमारी स्थिति इस प्रकार की है कि हम आसानी से कर लें, लेकिन परेशानी के साथ हम कर लेंगे, यह भी हम मानते हैं। तो ये माना जाए जो सरकार के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग होगी ये जो कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। सबसे चैलेंजिंग है, लेकिन अगर सरकार 3-4 मेजर अपनावे तो इसे बहुत ज़्यादा मार्केट बोरोइंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं रहना मार्केट बोरोइंग को महसूस कर रहे होंगे, उधार लेना, कर्जा लेना या कोई प्रतिभूति लेना। तो वैसे परिस्थिति में हम नहीं समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा डिमांड है। कुल मिलाकर के आपको लगभग कितना, आपको साल भर में अगर आते हैं आप तो 35-40 हज़ार करोड़ का डिमांड आता है, और सरकार अगर कमिटमेंट करे तो साल भर में कर लेगी। लेकिन अभी तो खैर 3-4 महीना का सवाल है। तो ये लोग जैसा कि कहीं ना एक दिन अखबार में पढ़ रहे थे, एक संकेत था कि भाई हम सरेंडर राशि से कर लेंगे। अरे भाई पहले कैसे तुम मान लेते हो जो हम सरेंडर राशि से कर लेंगे? सरेंडर का प्रश्न तो फरवरी मार्च में आता है ना, और वो भी कब आता है जब किसी योजना में काम नहीं होता है किसी कारण से, हैं, तब ना उस राशि, उसकी राशि सरेंडर होगी। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले ही सरेंडर का अनुमान कर लें। तो कुल मिलाकर के मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि अगर हम अपने संसाधन को मैक्सिमाइज करते हुए उसके रियलाइजेशन का साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं, विदाउट एनी भ्रष्टाचार मेहनत करते हैं उसके लिए, हम इन चुनौतियों को मीट आउट कर सकते हैं, और कम मार्केट बोरोइंग के साथ। बस
बिल्कुल तो ये हैं अर्थशास्त्री अयोध्यानाथ मिश्रा जी। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मार्केट बोरोइंग के जरिए नहीं बल्कि अपनी संसाधन को इतना मजबूत करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेक्टर ऐसे हैं जहां से अच्छी खासी आमदनी यानी कि रिसोर्सेज यहाँ होगी और सरकार के लिए ये जो चुनौती है उसको फुलफिल करने में आसानी होगी। तो ये यदि स्टेप उठाया जाए, जैसे टूरिज्म सेक्टर हुआ या परिवहन का जो है ट्रांसपोर्ट का वो सेक्टर है, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जहां से सरकार अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकती है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें काफ़ी चैलेंजिंग है फुलफिल करने का, और अब देखना होगा कि सरकार इस स्टेप को, जो अपने वादे को निभाने के लिए और जो घोषणाएं हुई हैं, जो कुछ शुरुआत भी हुई है, तो उसको पूरा करने में कैसे कामयाब होती है। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।